नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। वैसे तो कोई भी चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का हो, स्थानीय निकाय का हो, विधानसभाओं का हो या संसद का ही क्यों न हो, किसी भी चुनाव में इतिहास तब बनते हैं जब वोटों की गिनती हो जाती है और नतीजे जनता के सामने होते हैं। बंगाल लग रहा है कि इसका एक अलग ही अपवाद हो गया है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बंगाल चुनाव में नतीजों से पहले ही लगातार रिकॉर्ड बन रहे हैं। बंगाल चुनाव ने पहले चरण के चुनाव के बाद ही, यानी कि फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद ही रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। तो जरा सोचिए कि 4 मई को जब नतीजे घोषित होंगे तो उस समय और कितने रिकॉर्ड बन चुके होंगे। किसने सोचा था भारत में कम से कम कि वोटिंग परसेंट 93% तक पहुंच जाएगा, यानी 100 वोटरों में से सिर्फ 7 ही बदकिस्मत रह गए जो अपना वोट नहीं डाल पाए, बाकी 93 लोगों ने वोट डाल लिया। आज़ादी के बाद से देश में हुए किसी भी चुनाव में इतना पोल परसेंट तो नहीं देखने को मिला। अभी बंगाल में सिर्फ 152 सीटों पर चुनाव हुआ है और बंगाल ने एक नया इतिहास दर्ज कर दिया है। दूसरे इतिहास के लिए अभी 4 मई का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि जो ये हाई टर्नआउट हुआ है फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद, इससे किस पार्टी को फायदा होगा। तरह तरह से लोग इस पर अपनी राय रखेंगे कि ज्यादा पोल परसेंट का मतलब ये होता है कि सत्ता के बदलाव के लिए लोग घरों से निकले और उन्होंने वोट किया। ये माना जाता है कि जब भी हाई पोलिंग होती है वो पोलिंग फॉर अ चेंज होता है। जो लोग हैं वो प्रेजेंट गवर्नमेंट से तंग आ चुके हैं और उसे बदलना चाह रहे हैं, इसीलिए हाई पोलिंग की जाती है। लोग घर से निकलते हैं और वोट डालते हैं। हम इस परिप्रेक्ष्य पे यदि बंगाल को देखें तो ममता बनर्जी का 15 साल का रूल था। उसमें कुछ सवाल तो थे ही जो उनकी कार्यशैली पे खड़े करते हैं। लोग उनसे नाराज भी थे। तो हो सकता है कि ये लोगों ने वोट किया हो फॉर अ चेंज। हालांकि ऐसी चर्चा हमेशा ही चलती है, चाहे किसी भी राज्य या लोकसभा का चुनाव हो। और भी बंगाल में 142 सीटों पर वोटिंग बची है। 294 सीटों की विधानसभा में 152 पर वोटिंग हो चुकी है और 142 सीटों पर वोटिंग अभी बची है। तो क्या ये मान लिया जाए कि हाई टर्नआउट का मतलब ये है कि जनता ने सत्तारूढ़ दल को उखाड़ फेंका और जो विपक्ष में है उसको सत्ता में लाने के लिए उसने वोट किया है। सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। हालांकि यूपी के संदर्भ में इन आंकड़ों को देखें, या जो देश के बहुत नामी सेफोलॉजिस्ट हैं वो इस ओर इशारा बहुत नहीं करते। वो इस बात पर यकीन नहीं करते कि हाई टर्नआउट का मतलब ये होता है कि सत्तारूढ़ दल को जनता ने उखाड़ फेंका। यूपी के 3-4 चुनावों का जब जब सत्ता में परिवर्तन हुआ उसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। हाल के दिनों में जो चुनाव आपको याद होंगे उन्हीं का एग्जाम्पल देना सटीक रहेगा। 2007 में बसपा की सरकार बनी थी। उस समय मुलायम सिंह की सरकार चल रही थी प्रदेश में। तब यूपी में पोलिंग परसेंट 46% था। 2012 में जनता ने मायावती को हटा दिया और अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बना दी। तब यूपी में वोटिंग परसेंट 59% था। इसमें एक अच्छा खासा उछाल था, 13% का उछाल था 2007 और 2012 के चुनाव में। लेकिन 2017 में क्या हुआ? 2017 में तो प्रदेश में भाजपा की आंधी चली और 324 सीटें बीजेपी ने जीत ली। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार का जनता ने यह हाल कर दिया कि समाजवादी पार्टी को 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 47 सीटें मिली। तो इस तरीके से तो वोटिंग परसेंटेज में बहुत बड़ा उछाल आना चाहिए था। लेकिन 2017 में यूपी में वोटिंग परसेंट सिर्फ 61% रहा, यानी पिछले चुनाव से सिर्फ 2%। अब आइए 2022 की बात करें, जब जनता ने उसी सरकार को रिपीट किया, यानी भाजपा की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रिपीट हुई। उस समय यूपी का वोटिंग परसेंट 60% था। तो खैर 1% की कमी ही इसमें देखने को मिली। तो यदि यूपी के हालिया 4-5 चुनावों को देखें तो ऐसा कोई ट्रेंड तो नहीं दिखता कि हाई टर्नआउट का मतलब ये होता है कि सत्तारूढ़ दल को जनता ने उखाड़ दिया। लेकिन अब बंगाल में देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। अब सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी के लिए बंगाल इतना अहम क्यों है। किसी भी राज्य के चुनाव में शायद ही ऐसा सुनने और देखने को मिलता हो कि अमित शाह, जो कि बीजेपी के
इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को उन्होंने नए सिरे से डिजाइन किया है और जिसके लिए उन्हें चाणक्य की उपाधि भी मिली है, वो 10-15 दिनों से लगातार बंगाल में कैंप कर रहे हैं। बंगाल चुनाव भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर जीतना चाहती है। तो उनके पास एक चैलेंज था कि ईस्ट में बंगाल उनके पास नहीं था। अब आप यदि साउथ देखिए तो कर्नाटका वो जीत चुके हैं, उसको छोड़कर उनके पास केरला, आंध्रा का एक पोर्शन, क्योंकि तेलंगाना अलग हो चुका है, तमिलनाडु उन्होंने कभी नहीं जीता। इस परिप्रेक्ष्य में जब भाजपा अपने को पैन इंडिया पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट करना चाह रही है, तो उस परिप्रेक्ष्य में उनके लिए बंगाल जीतना ज़रूरी है, नहीं तो उनके ऊपर हर वक्त ये आक्षेप लगता था कि आप बंगाल नहीं जीत पाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दमखम लगा रखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपनी रैलियों में फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद ये तक कह दिया कि वो अपने पूरे राजनीतिक जीवन के अनुभव से ये कह रहे हैं कि बंगाल में ममता जा रही है और भाजपा आ रही है। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक अनुभव को बंगाल के चुनाव के नतीजे को लेकर दांव पे लगा दिया है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर ये ताकत कहां से मिल रही है, ये भी बहुत अहम है। और यदि ताकत मिल भी रही है तो उस ताकत को कैसे इनकैश कर रही है। बांग्लादेश के लोग वहां से आकर यहाँ पर बस गए हैं, वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, और उनको किसी न किसी तरह से पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिला है। ये ममता के रिजाइम में ही नहीं मिला है, ये कांग्रेस से चलता आ रहा है। ये लगभग पिछले 1971-1970 की बात है, जब से वो लोग आ रहे हैं और यहाँ रह रहे हैं, यहाँ बस गए हैं। वो इलीगल जो लोग थे, वो एक इशू बन गया था और उन्होंने कहा था, बीजेपी ने कहा अब उन्हें हटाएंगे। दूसरा एक करप्शन इशू बहुत बड़ा इशू है। बंगाल में करप्शन हर चीज पे है, मकान बनाने से लेकर सरकारी नौकरी तक, मेडिकल सर्टिफिकेट से लेकर आप किसी का भी नाम लीजिए, करप्शन आता है। तो जाहिर तौर पर बंगाल का चुनाव भाजपा के लिए बहुत अहम है। पूरे नॉर्दर्न स्टेट्स में देखें तो बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी को कभी अपनी सरकार चलाने का सौभाग्य नहीं मिला। उसे ऐसा सौभाग्य हाल के दिनों में बिहार में मिला, जिसकी वो पिछले कई दशकों से प्रतीक्षा कर रही थी, और अब बंगाल उसका आखिरी किला है जिसे वो फतेह करना चाहती है। और यही वजह है कि न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बल्कि देश भर के भाजपा की जितनी टॉप लीडरशिप है वो बंगाल में बैठी हुई है और सेकेंड फेज के इलेक्शन तक वो वहाँ जमी रहेगी। लेकिन एक रिकॉर्ड बंगाल ने और बनाया है, और वो रिकॉर्ड बनाया है कि पहली बार बंगाल के चुनाव में इतनी कम हिंसा देखने को मिली है। बंगाल का चुनाव तो बिना कत्लेआम के कभी पूरा ही नहीं होता था। हालांकि अभी दूसरे चरण का चुनाव बचा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से फर्स्ट फेज में छिटपुट घटनाएं हुई, उससे कुछ कम ही घटनाएं होंगी और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव निपट जाएगा। सेंट्रल फोर्सेस के करीब 2.5 लाख जवान बंगाल में तैनात किए गए थे और पूरा सुरक्षा का एक चक्रव्यूह तैयार किया गया था, और यही वजह रही कि बंगाल चुनाव में कत्लेआम नहीं दिखा। किसी के मरने की अभी तक कोई खबर नहीं आई है। छिटपुट घटनाएं तो चुनाव में होती हैं और वो हुई हैं, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी इस बार जो इलेक्शन हुआ है वो बंगाल में बहुत ही पीसफुल हुआ है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि डेथ्स और किलिंग और मर्डर्स के बगैर बंगाल में इलेक्शन नहीं होते हैं। ये पहला इलेक्शन है जहाँ पे स्पोरेडिक, छोटी मोटी, जिसे हम लोग कहते हैं, वायलेंस हुआ है, और किसी तरह का इलेक्टोरल कंप्लेन नहीं मिला है कि मेरा नाम वोटर्स लिस्ट में है, नहीं है, किसी और ने वोट डाल दिया। उस तरह का कोई कंप्लेन नहीं है। इसका पूरा क्रेडिट इलेक्शन कमीशन को जाता है, जिस तरह से उन लोगों ने इस पूरे प्रोसेस को कंडक्ट किया है। दरअसल 152 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग के बाद भाजपा के हौसले इसलिए भी बुलंद है क्योंकि इन्हीं 152 सीटों वाले इलाके में भाजपा सबसे ज़्यादा मजबूत दिखी है। 2021 के चुनावी नतीजों की बात करें तो इन 152 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 59 सीटें मिली थी, जबकि पूरे बंगाल में उसे 77 सीटें कुल मिली थी। यानी 75% जीत और स्ट्राइक रेट इन्हीं 152 सीटों में भाजपा को मिली थी।
अब बची 142 सीटें। इन 142 सीटों पर चुनाव किस करवट बैठेगा ये तो 4 मई को पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से पहले फेज की वोटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में माहौल तैयार किया है, उससे तो ऐसा लगता है कि क्या बंगाल हाई टर्नआउट, शांतिपूर्ण चुनाव और परिणामों में परिवर्तन, क्या ये तीनों रिकॉर्ड बनाने जा रहा है? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसके लिए 4 मई तक करना होगा आपको इंतज़ार। मनीष कुमार को दीजिए इजाज़त। एक और ताज़ा एपिसोड के साथ आपके सामने फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।